नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 2 दिन पहले ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा जी हैं, जो कि प्रियंका गांधी के हस्बैंड जी हैं, उनके ऊपर एक चार्जशीट फाइल की है कोर्ट के अंदर। और चार्जशीट के साथ-साथ उसने लगभग 37-38 करोड़ रुपए की 43 प्रॉपर्टियों को भी ज़ब्त कर लिया है। तो ये मामला तो 2 दिन पुराना है, लेकिन मैंने इसमें ये सोचा है कि ये तो 10 साल से मामला चल रहा है, अब इसके ऊपर क्या वीडियो बनानी। लेकिन दोस्तों, आज राहुल गांधी जी का एक बयान आया, बयान तो कल आया था लेकिन मीडिया में आज आया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये बीजेपी है, राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हमें उलझा रही है और जो प्रियंका गांधी है या फिर उनके हस्बैंड है, उनको द्वेष भाव से फंसा रही है। और नहीं तो ये मामले में हमारा कोई भी फ़ॉल्ट नहीं है, कोई भी दोष नहीं है और बिल्कुल हम इस मामले में निर्दोष हैं। और 10 साल से जो ये मामला चला हुआ है, ये राजनीतिक मामला है और इसमें सच्चाई कहीं पर भी नहीं है और हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी और उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और इस मामले का एक दिन सत्य हार प्रताड़ित तो हो सकता है, लेकिन सच्चाई की हार नहीं हो सकती और इस मामले में एक दिन हमारी जीत होगी। और रॉबर्ट वाड्रा का भी आज बयान आया है कि मुझे राजनीतिक प्रतिशोध के कारण फँसाया गया है, नहीं तो ये मेरी मेहनत की कमाई थी, मेरी मेहनत की कमाई की 37 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली। तो दोस्तों, इसमें रॉबर्ट वाड्रा जी की कितनी मेहनत की कमाई है, कितना क्या है, हम इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा-सा हमारे जो परम आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो रॉबर्ट वाड्रा जी दोस्तों चर्चित इसलिए तो हैं ही हैं, देश में जाने जाते हैं कि वो प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं, यानी गांधी फैमिली के वो दामाद हैं, इसलिए तो वो जाने ही जाते हैं। लेकिन इसके अलग भी उनकी जो पहचान है, वो पहली बार चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने आम आदमी को मैंगो पीपल कहा था। जी हाँ, और ये काफ़ी चर्चित उनका डायलॉग रहा था कि आम आदमी को मैंगो पीपल बोलते हैं। और एक बार किसी पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल पूछने की हिम्मत कर ली थी। तो उन्होंने बड़े सीरियस होकर ये कहा था, आर यू सीरियस? यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे से सवाल पूछ लो? और ये उनका आर यू सीरियस भी जो डायलॉग है, ये बहुत चर्चित हुआ था। लेकिन इनके अलावा जो उनकी एक खासियत और है, और वो खासियत ये है दोस्तों कि वो खुल के हिंदुओं से नफ़रत करते हैं और अपनी इस नफ़रत को कभी दबाते भी नहीं। और मुस्लिम समुदाय से उनको इतना ज़्यादा प्यार है कि उनको लगता है कि हिंदू समुदाय है वो क्रूर समुदाय है। हिंदू लोग क्रूर होते हैं और वो जो मुस्लिम समुदाय है, जो बेचारे मुस्लिम समुदाय उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। और जब पहलगाम में हमला किया था तो उन्होंने खुल कर कहा था कि हमारे जो ये पाकिस्तानी भाई हैं, ये जो 3 युवा हैं, इनको ये पता चल गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू हैं वो हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इनका ये स्टेटमेंट रॉबर्ट वाड्रा ने दी थी और इसके ऊपर पूरे देश में काफ़ी बवाल भी मचा था। हालाँकि रॉबर्ट वाड्रा ने कोई सफाई नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर ये कह दिया कि रॉबर्ट वाड्रा की अपनी सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। तो उनका बचाव सिर्फ़ इतना ही कह के न कर पाए, इससे ज़्यादा नहीं। और ये रॉबर्ट वाड्रा जी आजकल हरियाणा से लोकसभा के सदस्य बनने का सपना ले रहे हैं और ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं मेवात से, यानी जो मुस्लिम बाहु इलाका है, बाहुल्य इलाका उससे। और ये हरियाणा से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो ये इनकी खासियत ये है कि एक एक तो ये है कि हिंदुओं से नफ़रत करते हैं, मुस्लिमों से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब इसने ईडी ने जब उनको पिछली बार बुलाया था लगभग 2-3 महीने पहले, तो चलते-चलते भी उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की थी और उन्होंने खुलकर कहा था कि मैं इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा हूँ कि मैं अल्पसंख्यक से, यानी मुस्लिम समुदाय से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, ईडी से नहीं डरूंगा, बीजेपी से नहीं डरूंगा और मैं अल्पसंख्यकों की आवाज़ को इसी तरह उठाता रहूंगा दमदार तरीके से। यानी कहने का मतलब ये है कि वो हमारे जो मुस्लिम समुदाय है उसके सबसे बड़े हितैषी हैं और सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो करते हैं, उन्हीं से करते हैं। और गाये-बगाए ये भी शो कर देते हैं कि हिंदू जो क्रूर समुदाय है वो उससे नफ़रत करते हैं। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा जी। तो रॉबर्ट वाड्रा जी के एक परम भगत हैं दोस्तों, हमारे ये भूपेंद्र हुड्डा जी। अच्छी बात है, किसी की भक्ति करना, किसी को आराध्य बनाना या उनका मान-सम्मान करना, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो लेकिन अब ये जो मामला आया है ना, ज़मीन वाला मामला, तो ये दोस्तों शुरुआत हुई थी इसकी जब केंद्र में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार आई थी। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस टाइम रॉबर्ट वाड्रा जी कुछ किया नहीं करते, तो जब उन्होंने सोचा केंद्र में भी घर की सरकार होगी और हरियाणा में भी घर की सरकार होगी, तो कुछ न कुछ तूफ़ानी किया जाए।
तो उन्होंने इसी तूफानी करने के चक्कर में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। और उसी टाइम एक कंपनी और हुआ करती, उसका नाम था ओंकाश ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज। उस ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के पास दोस्तों गुड़गांव का एक शिकोपुर गांव है, गुड़गांव में ही लगता है, वो ज्यादा दूर नहीं है, रोड के ऊपर ही है, मानेसर की तरफ जाते हैं तब। तो उस कंपनी के पास, ओंकारेश्वर के पास 3.5 एकड़ जमीन थी। तो वो 3.5 एकड़ जमीन की CLU चाह रहे थे। और भूपेंद्र हुड्डा जी उस टाइम हरियाणा के CM हुआ करते, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको CLU सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो जब इस चीज का पता उनको चला, अपने ये परम आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी हैं, इनको पता चला, तो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। अभी मैंने नाम बताया, ये हॉस्पिटल स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के नाम से। तो वो कंपनी बनाकर ना उन्होंने उससे वो जमीन खरीदने का एग्रीमेंट किया। और उस टाइम हैरानी की बात ये देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा जी की जेब में थे 1 लाख रुपए, यानी उस कंपनी की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की जो पेड अप कैपिटल थी वो 1 लाख रुपए थी, सिर्फ 1 लाख रुपए उसके खाते में थे। और उन्होंने एग्रीमेंट यानी उस जमीन का सौदा कर लिया 7.5 करोड़ रुपए का। जेब में 1 लाख रुपए, सौदा किया 7.5 करोड़ रुपए का। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये रूल है कि जो भी जमीन पर खरीदता है या प्रॉपर्टी खरीदता है, उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी है वो खरीदार देता है। लेकिन इस सौदे में जो बेचने वाला था, यानी वो जो दूसरी कंपनी थी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी, स्टाम्प ड्यूटी भी उसी ने दी 6% या जितनी भी जो भी बनती, शायद 40-45 लाख रुपए जो भी बनी वो भी उसी ने दी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के खाते में 1 लाख रुपए पड़े और उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए का चेक दे दिया। और जमीन की रजिस्ट्री होगी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के नाम से। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उस कंपनी ने जिसको जमीन बेची रॉबर्ट वाड्रा को, उसने वो 7.5 करोड़ रुपए का चेक भी नहीं लिया, यानी उसको कैश भी नहीं करवाया। एक तरह से देखा जाए तो फ्री में उस जमीन की रजिस्ट्री होगी दोस्तों। अच्छा, जब उसकी रजिस्ट्री होगी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से, तो अपने ये भूपेंद्र हुड्डा जी थे, उन्होंने उस जमीन का म्यूटेशन भी 24 घंटे के अंदर कर दिया। और उस जमीन की CLU 24 घंटे के अंदर CLU भी दे दी। और CLU देते ही वो जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने, यानी जिसका ना 1 लाख रुपए दिया ना और कुछ दिया, 7.5 करोड़ रुपए भी नहीं दिए, जमीन रॉबर्ट वाड्रा को मिल गई। वो जमीन CLU होते ही 58 करोड़ रुपए में DLF को बेच दी। अब ये सारा मामला हरियाणा से संबंधित था, यानी रॉबर्ट वाड्रा ने भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी, 3.5 एकड़ जमीन बेची, खरीदी तब कोई पैसा नहीं दिया और मुफ्त में 58 करोड़ रुपए की जमीन बेच दिया। नहीं हींग लगी ना फटकड़ी, रंग भी चोखा। तो अब ये मामले का पटाक्षेप कब हुआ दोस्तों? ये पटाक्षेप हुआ, एक खेमका जी हुआ करते, बहुत ईमानदार IAS ऑफिसर थे, उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया और उन्होंने म्यूटेशन रद्द कर दिया इसका। तो ये बात आ गई मीडिया में। तो मीडिया में बात आने से जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार ने इस मुद्दे को लपक लिया और उसने इस केस को सौंप दिया ईडी में। तो ईडी बार बार इसमें पूछताछ करती रही, कभी रॉबर्ट वाड्रा को बुलाती, कभी प्रियंका को बुलाती, कभी राहुल गांधी को बुलाती, तो वो जाते रहे, पूछताछ करती रही इसी मामले में। लेकिन मामला आगे कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ा, पूछताछ से आगे नहीं बढ़ा दोस्तों। लेकिन अब उस ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा सारे सबूत इकट्ठे करके ने और उसमें डाल दिए, कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी और साथ में जो 37.5 करोड़ रुपए की जो 43 प्रॉपर्टी थी वो भी जब्त कर ली। तो ये बात है 2 दिन पहले की। और 2 दिन पहले जब ये बात हुई, लेकिन इसमें एक हैरानी की बात हो रहा है दोस्तों, कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जिसने भी लेन देन किया या जिसका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध था, वो सारे नाम ईडी की चार्जशीट में है और सभी के लिए कार्रवाई के लिए उसने बोल दिया, ईडी में कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम उसमें कहीं पर भी नहीं है ईडी की चार्जशीट में। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने म्यूटेशन में भी नियमों के विरुद्ध कार्रवाई की और उनको CLU देने में भी हड़बड़ी दिखाई और उनको जमीन बेचने में भी उन्होंने हड़बड़ी दिखाई। ये सारा सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूपेंद्र हुड्डा जी का भी इसके अंदर रोल था ही था। लेकिन ईडी की चार्जशीट में भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम नहीं है। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम कैसे नहीं है इसके अंदर। तो मेरे को याद आया, एक तो जो हमारे अभय चौटाला जी हैं,
इनेलो के सुप्रीमो, उन्होंने पीछे आरोप लगाया था कि जेल में जाने के डर से, इसी मामले में, इसी ईडी के मामले में जेल में जाने के डर से भूपेंद्र हुड्डा जी ने बीजेपी के साथ साठगांठ की, और जैसे उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया वैसे उन्होंने टिकटों का बंटवारा सीटिंग गेटिंग के हिसाब से ऐसे विधायकों को भी टिकट दी, जिसमें से 16 विधायक ये थे कि वो नहीं जीतेंगे, उनको भी टिकट दी, और 9 विधायक बीजेपी ने अपने उसके अंदर घुसा दी, उनको भी टिकट दी। अगर ये मामला जो अभय चौटाला जी ने अगर ये आरोप लगाए हैं, अगर ये आरोप सही हैं, तो मैं समझता हूं दोस्तों ये अनुचित है। और इस तरह मतदाताओं के साथ विश्वासघात करना, और मतदाता, अब एक राज जो पूरे हरियाणा की जनता जो खट्टर साहब से इतनी ज्यादा नाराज थी कि फोटो भी नहीं लगाए बीजेपी ने, और हर आदमी ये कह रहा था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी ही आएगी। तो अगर ये अभय चौटाला जी के आरोपों के अनुसार बात करें तो ये पार्टी के साथ भी गद्दारी है, और ये देश प्रदेश की जनता के साथ भी गद्दारी है। और इस मामले में मेरे हिसाब से अगर रॉबर्ट वाड्रा जेल जाते हैं तो ये भूपेंद्र हुड्डा जी को भी जेल जाना पड़ेगा, और जाना चाहिए। लेकिन जेल जाना नहीं पड़ेगा इसमें क्यों? क्योंकि अगर वो आरोप सही है जैसा कि अभय चौटाला जी ने कहा, तो मेरे हिसाब से बीजेपी भूपेंद्र हुड्डा जी को बचा रही। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी से ज्यादा सूटेबल उनके लिए कोई और है नहीं। और जब तक भूपेंद्र हुड्डा जी की जो गर्दन है ईडी नाम के उसकी शिकंजे में है, तब तक वो हमारे अनुसार काम करते रहेंगे, और इसमें बीजेपी की सत्ता आती रहेगी, अगर अभय चौटाला जी के आरोप सच है तो। अब दोस्तों जब अभय चौटाला जी के आरोपों को देखते हैं, तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी बीजेपी के पश्चिम बंगाल के एक नेता अर्जुन सिंह जी वाघ थे, उन्होंने भी एक आरोप लगाया था कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे सामने ये कहा है कि 500 करोड़ रुपए रोजाना सोनिया गांधी, सॉरी, हर महीने सोनिया गांधी जी को देता हूँ, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा। अगर इस हिसाब से अभय चौटाला जी के आरोप सही है और परिस्थिति ऐसी दिखाई दे रही है, तो इस चीज से भी कैसे इनकार किया जाए कि जो उन्होंने आरोप लगाए अर्जुन सिंह ने वो भी झूठे होंगे। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि शायद उनके पास सबूत नहीं होंगे, या अपने बात से मुकर जाएंगे, या फिर उन्होंने गलत आरोप लगाया, तो इसलिए उन्होंने मानहानि का आरोप लगाया। लेकिन अगर उन्होंने गलत आरोप भी लगाया है, तो अभय चौटाला जी के आरोपों को देखते हुए उनके ऊपर भी शक होता है कि कहीं वो सच तो नहीं है। अगर ये सारा का सारा मामला ये है, तो अब देखने वाली बात ये है दोस्तों कि भूपेंद्र हुड्डा जी कब तक साथ देते हैं, और क्या अभय चौटाला जी के जो आरोप हैं वो सच हैं, और सच हैं तो बीजेपी उनको कब तक बचाएगी, कैसे प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, कैसे कब तक भूपेंद्र हुड्डा जी जेल में जाने से बचते रहेंगे, ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अभय चौटाला के जो आरोप लग रहे हैं इसमें ईडी की चार्जशीट में भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में रूनी के उसमें प्रदेश में इस तरह का हुआ, उनका नाम नहीं है, तो इस चीज के पूर्व भी हैरानी प्रकट होती है। खैर मामला दोस्तों जो भी है, अब कुल मिला के ये मामला है। अब क्या होता है इसका, कैसे होता है, अब आम आदमी में एक चीज और कहता हूँ दोस्तों कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा जी हैं तब तक कांग्रेस के अंदर उन्हीं की चलेगी, तो उसकी वजह भी एक शायद यही है कि जो रॉबर्ट वाड्रा के मामले में उन्होंने जो सहयोग किया था रॉबर्ट वाड्रा के साथ या पार्टी के साथ, हो सकता है उसी के कारण भूपेंद्र हुड्डा जी के इतनी ज्यादा वैल्यू हो कि ये बाकी के जो नेता उनकी सुनवाई हो ही ना रही हो। तो खैर चलो दोस्तों जो भी है, तो मामला ये था, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की जो विवेचना है वो आपके सामने लाता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।